जिंदाबाद, सारा भारत बम फ्रंट जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सारा भारत बम फ्रंट जिंदाबाद, इनकलाब। बैठिए इसी तरह अभी आपका मिर्जापुर पुल टूट गया है जो 2017 से टूटा हुआ है, जिसके लिए बार बार बोला जा रहा है लेकिन वो ब्रिज नहीं बनाया जा रहा है। उसके लिए 23 लाख रुपया हम एमएलए फंड से दे चुके हैं, लेकिन उसका टेंडर नहीं करने दे रहा है पिछले 9 महीना से। और जब भी पैसा मांगते हैं कि मेरा पैसा तो है भाई, काम कर दो, तो क्या बोलता है डीएम कि आप झमेला क्यों करते हैं, आपकी वजह से मेरा भी परेशानी बढ़ जाता है, आप तृणमूल में चले आइए सब हो जाएगा। तो आप तृणमूल में चले आइए। तो इसी तरह एक काम आपको यहाँ पर पता है, उसी तरह निशिंदरा में कुछ काम हुआ है, कुछ काम और कहीं कहीं हुआ जिसका लिस्ट हमें अभी मेरे याद भी नहीं है। यहाँ पर मौजूद हमारे वामफ्रंट के लीडर और आप सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, तमाम दुकानदार भाइयों, मेरी माँ बहन और प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्यार और सलाम, नमस्कार। इस साथ मैं आप लोगों के सामने चंद बातें रखता हूँ। आज बेहद खुशी के साथ मैं इस बात को बयान करता हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे नौजवानों को सुनने का मौका मिला जिसमें नूर अजहर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। और ऐसे ही होनहार नौजवानों को आगे बढ़ के आने की जरूरत है, जो अपनी बात सही तरीके से लोगों को, परेशानी को सही जगह पर रखने की सलाहियत रखते हो। ऐसे नौजवानों को सियासत में होने की जरूरत है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी नौजवान भाई लोग हैं, आप लोग अपने आप को सियासत से अलग मत रखें, क्योंकि यही कमी हो जाती है कि हमारा नौजवान समाज ये सोचता है कि सियासत से दूर रहकर शायद हम महफूज हैं, या हम सियासत से दूर हैं तो हम सही कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में आप सियासत से दूर खुद को रख सकते हैं, लेकिन सियासत आपसे दूर नहीं रह सकती है। ये सच्चाई है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम सियासत नहीं करते हैं, हमको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वोट भी आता है तो हम वोट देने की मर्जी भी तो देंगे या नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो सोच बनाकर रखे हुए हैं कुछ लोग कि सियासत से हमको कोई लेना देना है, लेकिन इस बात की गहराई को समझने की जरूरत है कि आप अपने आप को सियासत से दूर भले रखें, लेकिन सियासत आपसे दूर नहीं है, क्योंकि आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर सियासत का एक मजबूत पकड़ है। आज हमारे इलाके में जो लोग हैं, ये लोग सियासत के मतलब से मेंबर बनाना, पंचायत समिति, जिला एमएलए एमपी बस वोट देने से सोचते हैं हम सियासत कर लिए, पार्टी में जो जिस पार्टी से जुड़े हैं उस पार्टी के हक में आप वोट कर रहे हैं तो यही सियासत है। नहीं, सियासत को समझना जरूरी है। हम लोग सियासत को बिना समझे कई सालों साल पार्टी कर रहे हैं, लेकिन सियासत नहीं समझ रहे। सियासत क्या चीज है इसको समझिए। ये बात जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप सियासत से दूर हो सकते हैं, लेकिन सियासत आपसे दूर नहीं है। इस बात की गहराई को कैसे आपको मैं समझाना चाहता हूं, उसको मैं कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ जाए। आज कोरोना के वक्त में पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, महामारी के वक्त लोगों को घर में बंद कर दिया गया लॉकडाउन के नाम पर। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में जाकर काम करने वाले जो मजदूर थे, जो कारखानों में काम करते थे, इन लोगों को घर वापस आने पर भी रोक दिया गया कि आप घर वापस नहीं जा सकते। कोई केरला में फंसा हुआ है, कोई तमिलनाडु में फंस गया, कोई गुजरात में, कोई दिल्ली में, कोई कहीं और। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों में हमारे इलाके के लोग फंस गए, उनको घर आने नहीं मिल रहा था। क्या कभी आपने सोचा था ये सियासत हमको किसी शहर में बंद करके भी रख सकता है? क्या आपने सोचा था कि आपका घर का बेटा, भतीजा, आपका शौहर, आपका भाई जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम करने जा रहा है, पानीपत में काम करने जा रहा है, वो जा तो अपनी मर्जी से रहा है, लेकिन लौटने के लिए उसकी मर्जी उसके
काम नहीं आएगी, वो चाहकर भी नहीं आ सकता, ऐसा कभी उम्मीद किया था? तो सरकार की जो सियासी ताकत है वो आपको हरियाणा में बंद करके रख दिया कि आप हरियाणा से नहीं निकल सकते। किसी को पानीपत में बंद कर दिया गया, किसी को गुजरात में बंद कर दिया गया कि आप नहीं आ सकते। क्योंकि आपको आने के लिए जो ट्रेन बस का इंतजाम है, जो ट्रांसपोर्ट का इंतजाम है, उस पर सरकार ने पाबंदी लगा दिया कि ट्रेन नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगा, घोड़ा नहीं चलेगा, आप सड़कों पर नहीं चल सकते हैं, तो आप मजबूर हो गए। तो इस बात को समझिए कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर जो आप अपने घर से कानकी जाएंगे तो आपके लिए कौन सी सवारी चलेगी, कौन सा सवारी नहीं चलेगा, ये भी सियासत तय करता है। आज एक बिल आया है, कृषि बिल, जिस बिल को लेके पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो रहा है। हमारे यहाँ पर आप लोग जो इलाके में किसान हैं इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि ये बिल है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा वो आपको बोलेगा मोदी के खिलाफ भाषण दे देगा, कोई आएगा दीदी के खिलाफ भाषण दे देगा। जो मोदी के खिलाफ है वो खुश हो जाएंगे, जो दीदी के खिलाफ है वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन सही क्या चीज है ये आपको समझाने वाला यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। एक बिल के आने से क्या फर्क पड़ता है समाज में। आज जो पार्लियामेंट पे एक ऑर्डिनेंस लाया गया है 3 बिल के शक्ल में, जिसको किसान बिल का नाम दिया गया है, कृषि बिल। ये कृषि बिल में अब तक जो आप लोगों को जो छूट मिला हुआ था कि आप लोग अपना फसल अपने मर्जी से उगा सकते हैं, आप अपना फसल जहां चाहे वहां बेच सकते हैं, ये छूट आपको पहले से मिला हुआ था। अब बीजेपी सरकार लाके ऑर्डिनेंस लाके ये बोल रही है कि हमने मंडी सिस्टम हटा दिया। हमारे यहाँ से बहुत लोग मंडी में काम करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं मंडी में काम करने के लिए? सिर्फ 2 जगह, एक है पंजाब, एक है हरियाणा। पंजाब और हरियाणा के अलावा हिंदुस्तान में मंडी कहीं नहीं। ये मंडी सिस्टम सिर्फ पंजाब और हरियाणा में। बाबू तो सुन लो, तुम्ही लोग के लिए बोल रहे हैं। नहीं सुनना है तो जाओ, चाहे वो पी के आओ, फिर आके बैठो, क्योंकि तुम लोग को जब सुनाया जाता है सुनोगे नहीं। आप बाद में बोलोगे कि मैं तो जानी करे नहीं, मुझ तो कोई बोली करे नहीं, क्योंकि तुम लोग सीखना नहीं चाहते हो। नहीं सीखोगे तो मेरा भाषण देना नहीं देना, वोट देना है, हम आएंगे फसल में वोट देना होगा, दे दोगे, हम एमएलए रहेंगे ना, तुम्हारा क्या भला होगा? एमएलए विक्टर रहेगा, नहीं रहेगा तो विक्टर नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा भला कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग कुछ सीखना नहीं चाहते हो। सीखो, जानो, ये जरूरी चीज है। नहीं तो एमएलए बदलते रहो, एमपी बदल दो, सरकार बदल दो, मेंबर, मुखिया, पंचायत सब बदल दो, लेकिन आपका हालात नहीं बदलेगा। इस बात को समझो। जो बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए कि ये बिल में अब सरकार क्या बोल रही है कि आप, अब तक कानून था कि जो रोजमर्रा की जिंदगी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, खाने पीने का सामान, इसको आप स्टॉक नहीं कर सकते थे, इसको आप गोडाउन में बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि गोडाउन में अगर ये बंद हो जाएगा तो बाजार में इसका कीमत आसमान छूने लगेगा। इसलिए इसको, सरकार का कानून था, इसको बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अब बीजेपी की सरकार ने ये कानून बना दिया कि जिसको जितना मर्जी हो वो उतना सामान स्टॉक कर सकता है। अब फिर सरकार क्या बोल रही है कि हम किसानों को छूट दे दिए कि वो अपना फसल चाहे तो स्टॉक कर ले, जितना दिन चाहे वो रख सकती है। तो अब आपको समझना होगा कि हम बंगाल में हैं, तो बंगाल की सरजमीन की असलियत क्या है। बंगाल में 6 बीघा से कम जमीन का मालिक जो है वो 97% आदमी, 100 में 97 आदमी है जिसके पास 6 बीघा से कम जमीन है, और सिर्फ 3% आदमी है जिसके पास 6 बीघा से ज्यादा जमीन है। तो जो 97% आदमी हम लोग हैं, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, सब उस 97 में है। किसी के नाम से भी यहाँ पर अगर भीड़ में 10 आदमी हाथ उठा के नहीं दिखा सकते कि आपके पास 6 बीघा से ज्यादा जमीन होगा, है? हाथ उठाइए तो किसी के पास, जिसके पास 6 बीघा से ज्यादा जमीन का है, एक आदमी के नाम पर 6 बीघा से ज्यादा जमीन है, किसके पास है? हाथ उठा के दिखाइए। तो यहाँ
6 बीघा से कम जमीन का मालिक हम लोग सबको हैं। 6 बीघा से कम है ये, किसी के पास 2 कट्ठा, किसी का 5 कट्ठा, किसी का 10 कट्ठा, किसी का 1 बीघा, किसी का 2 बीघा, किसी का 1 एकड़, किसी का 2 एकड़, मतलब 4 बीघा, 5 बीघा। इससे ज्यादा जमीन के मालिक हम लोग नहीं है बंगाल में, 97% आदमी। और हमारी कैफियत क्या है कि जब हमको फसल लगाना होता है तो हम महाजन से पैसा लेते हैं, वो भी सूद में। महाजन हमको सूद में पैसा देता है एक फसल लगाने के लिए। तो हमारी परेशानी ये होती है कि जल्दी से फसल हो ताकि हम बेच के पहले महाजन का सूद मिटाएं, उसका असल मिटाएं, उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे हम अपना परिवार का जरूरत पूरा करें और कुछ अनाज अपने घर के लिए रखें। तो यही काम हम लोग करते हैं। अब जिसका 6 बीघा से कम जमीन है वो अपना फसल, चाहे वो आलू हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे चावल हो, चाहे धान हो, चाहे वो भुट्टा हो, आप इसको स्टॉक करके कितना दिन रख सकते हैं? क्या ये ताकत है हम लोगों की कि हम अपना 1 बीघा में आलू लगाए, 1 बीघा आलू को हम 6 महीना गोदाम में बंद करके रख सकते हैं? रख पाइएगा? धान रख पाइएगा? आप कोई भी फसल रख पाइएगा? क्योंकि आप नहीं रख पाइएगा, क्योंकि आपको महाजन को पैसा देना होता है और आप इंतजार नहीं कर पाइएगा 6 महीना तक ताकि फसल का कीमत बढ़े। तो ये स्टॉक बदलने से क्या हो गया कि अब जो पूंजीवादी लोग हैं, जैसे अंबानी है, अदानी है, टाटा बिरला, गोइंका जैसे जो ग्रुप लोग हैं, अब ये लोग बाजार में उतरने का इनको छूट दे दिया गया सरकार के तरफ से कि ये अब 2-4 हजार लाख रुपया लेके उतरेगा, 2-4 हजार लाख रुपया लेके ये बाजार में उतरेगा और जो है आपका आलू बाजार से खत्म कर देगा, गायब कर देगा। सारा आलू इसके गोदाम में चला जाएगा, सारा प्याज इनके गोदाम में चला जाएगा, हिंदुस्तान का सारा चावल इनके गोदाम में चला जाएगा, दाल, चीनी, चाय पत्ती इनके गोदाम में चला जाएगा। और जब बाजार में आपको चीनी, चाय पत्ती नहीं मिलेगा, साग सब्जी नहीं मिलेगा, आलू प्याज नहीं मिलेगा, तब इसकी कीमत वो अपने मन से बढ़ाकर आपके लिए छोड़ेगा बाजार में। जो प्याज आज आप 80 रुपया किलो मिलता है, वो प्याज अगर कल 800 रुपया किलो वो बेचना चाहे तो आपकी मजबूरी होगी कि आपको लेना पड़ेगा। जो चावल आज आप 20 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो के बीच में पाते हैं, वही चावल अगर कल 300 रुपया किलो बाजार में बेचना चाहे तो आपको और हमारी मजबूरी होगी कि हमको लेना पड़ेगा। दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती सब उनके मर्जी से, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था वो भी सरकार तय नहीं करेगा। अब ये भी कंपनी के हाथ में चला जाएगा कि फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा, ये भी कंपनी तय करेगा। तो इससे आम गरीब आदमी मरेगा, क्योंकि जितने लोग अब तक खुदकुशी किए हैं, अब आने वाले 2 साल में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2014 से लेके 20, 6 साल में जितना किसान खुदकुशी किया है पूरे हिंदुस्तान में, अब अगले 2 साल में इसका 4 गुना ज्यादा किसान को खुदकुशी करना पड़ेगा। अब ये हालत पैदा किया जा रहा है हिंदुस्तान, ताकि गरीब और गरीब होता जाएगा और पैसे वाले होते जाएंगे। तो ये जो लड़ाई है, इसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए ना आपके पास टीएमसी मुंह खोलने आएगा, ना कांग्रेस मुंह खोलने आया है, ना कोई दूसरी पार्टी इसके लिए उतर रही है। अगर गरीब के हाथ में, मजदूर के हाथ में, आपके लिए अगर आवाज उठा के पूरे हिंदुस्तान में आज भी कोई झंडा लेके दौड़ रहा है, रास्ते पे लड़ रहा है, तो वो आवाज सिर्फ लाल झंडे की है। अगर आप लोग सोशल मीडिया में देखें, टीवी पर देखें, अखबार में देखें, तो आपको हर गरीब के मांग को लेकर आगे बढ़ने वाला, केरल से में हो, कर्नाटक में हो, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, हर सड़क पर अगर आपको भीड़ नजर आ रही है, उसके में लाल झंडा आपको नजर आएगा कि सिर्फ लाल झंडा ही किसानों को लेकर लड़ रहा है। तो ये लड़ाई जो है लाल झंडे की, ठीक है, नीचे लोगों को रहकर लड़ना पड़ेगा। इसलिए लाल झंडे को खत्म करने की ये साजिश पूरे हिंदुस्तान में रची जा रही है। आज जो बीजेपी की सरकार है, आज बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी और टीएमसी को हम लोग कहते हैं कि ये दोनों एक ही है, दीदी मोदी में कोई फर्क नहीं। अगर ये बात हम लोग कहते हैं तो कुछ लोग हंसते हैं, लेकिन हम आपके सामने कुछ मिसाल रखते हैं, उस पर आप लोग गौर कीजिए। बीजेपी आज हमको हिंदू मुसलमान में बांटती है और तृणमूल हमको मुसलमान और हिंदू में बांटना है। फर्क कितना है? मोदी के जुबान पे पहले हिंदू का नाम आता है, बाद में मुसलमान आता है। ममता के मुंह में पहले मुसलमान का नाम आता है, बाद में हिंदू का नाम आता है। फर्क इतना ही है। अगर आप इनको मिला के देखें कि एक तरफ जब मोदी की सरकार आई तो उसका नारा क्या था
एक कांग्रेस मुक्त भारत बनाना होगा, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना होगा। ये बात बोला था, याद है आप लोगों को? कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, उसके लिए बीजेपी का नारा शुरू हुआ, कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ, मतलब कि विरोधी को खत्म करो। और बंगाल में ममता बनर्जी आने के बाद क्या नारा हुआ? विरोधी शून्य करो, यही हुआ। तो कांग्रेस मुक्त भारत वो हिंदी में बोला, यहाँ पर ये विरोधी शून्य करो बांग्ला में बोला। बात एक ही है ना, जोड़कर देखिए, दोनों की बात भाषा अलग है लेकिन मतलब एक ही है, दोनों के मायने एक ही है। वो विरोधी खत्म करो, यही उसका था। आज बेरोजगारी को लेकर जब मुद्दा उठाया गया तो सरकार में आने से पहले मोदी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे। ममता बनर्जी ने कहा था 10 लाख नौकरी हम साल में देंगे। वो देश का प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 2 करोड़ कहा, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री होने के नाते 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। लेकिन आज हालत यह है कि जब 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, आलम यह है कि आज हर दिन हिंदुस्तान में 50,000 लोग अपना नौकरी गंवा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी डेटा बोल रहा है कि हर दिन पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेट सरकारी मिला के 50,000 लोग अपना नौकरी खो रहे हैं। और बंगाल में हर दिन तकरीबन 3,000 से ज्यादा लोग अपना रोजगार खो रहे हैं। या ये 10 लाख देने का बात की, या 3,000 आदमी रोज अपना नौकरी खो रहा है। अब पूरे हिंदुस्तान में 50,000 आदमी अपना रोजगार खो रहा है। तो ये हालत है। जब रोजगार की बात करिए तो नरेंद्र मोदी कहते हैं पकौड़ा तलो, बोला था कि नहीं कि पकौड़ा तलने के लिए बोले थे प्रधानमंत्री की बेरोजगारी का बात आया, नौजवान लोग क्या करेगा, तो उधर देश का नौजवान बेकार है, उन लोग पकौड़ा तल सकता है। और ममता बनर्जी ने क्या कहा कि बेकार आज लड़के के लिए क्या करना चाहिए, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, तो उन्होंने कहा था बंगला में तेले भाजो, कहा था कि नहीं? तो तेले भाजो और पकौड़ा तलो में क्या फर्क है? भाषा का फर्क है। ये हिंदी में बोलते हैं पकौड़ा तलो, ये बंगला में बोलते हैं तेले भाजो, दोनों एक ही काम कर रहे हैं भाई। तो ये मेल है, ये दोनों एक ही काम कर। आज हम लोग कहते हैं कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है जो हमारे अंदर हिंदू मुसलमान का फूट डालकर पूरे हिंदुस्तान को बंटवारा कर रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर। तो ममता बनर्जी भी वही काम कर रही है कि बंगाल में हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं था, यहाँ पर हम सब एक साथ, एक मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ रहते थे। हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी सरकार में आने के बाद बंगाल में हिंदू मुसलमान के बंटवारे को करने का पहला काम सरकारी कुर्सी पर बैठ के ममता बनर्जी ने किया, जो कि बंगाल में इससे पहले 34 साल वामफ्रंट की हुकूमत में कभी यहाँ पर हिंदू मुसलमान का फर्क पैदा नहीं हुआ था, न यहाँ पर कभी बीजेपी को घुसने का मौका मिला था। लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी को घुसने का रास्ता बना के देने के लिए और मुसलमानों को अपना मुरीद बनाने के लिए इमाम साहब लोगों को अपना हथियार बनाया गया और इमाम भाता के नाम पर इमाम साहब लोगों के जरिए मुसलमानों को अपना मुरीद बनाने का काम किया। अगर मैं पूछूं कि इमाम साहब को भाता दिया गया, इमाम साहब लोगों के नाम पर जो भाता दिया गया, आज कितने इमामों को भाता मिलता है? आज इससे क्या फायदा हुआ हमारे समाज का? हमारे जिस गांव में एक मस्जिद थी और एक इमाम साहब हुआ करते थे, उनके पीछे 200 लोग नमाज पढ़ते थे। आज इमाम भाता पाने की वजह से आज इस लालच में एक गांव में 3 मस्जिद बन गया, जहाँ एक इमाम थे वहाँ 3 इमाम बन गया, जहाँ 200 लोग जमात में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे आज 50-50 लोगों की जमात बन गई। ये मुसलमानों का भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया और उनकी जमात को भी छोटा कर दिया गया और इससे मुसलमानों की तरक्की कुछ नहीं हुई, बल्कि मुसलमानों के अंदर भी नाइतफाकी फैलाया गया और सरकारी पैसे को देकर आप मुसलमानों के हमदर्द बनने के चक्कर में हमारे हिंदू भाइयों को अपना हाथ करती चली गई और इससे क्या हुआ, हमारे समाज में नाइतफाकी फैलता गया और इसका फायदा बीजेपी को उठाने का मौका दिया गया। बीजेपी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। आज उसी का नारा था कि मुसलमानों को अगर भाता दिया जाता है तो आज पंडितों को भी भाता दो। आज फिर जब उनको लगा कि अब हम भाई मुसलमान का वोट तो मेरे पास आ गया है, अब मुसलमान का वोट हमारे हक में है, क्योंकि सारे मुसलमान तो अब बीजेपी से डर गए हैं, घबरा रहे हैं। मुसलमान डर के कहाँ जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को तो एक ही भरोसा है कि ममता बनर्जी हमको बचाएगी। इसीलिए आप मुसलमान तो हमसे कहीं जाएगा नहीं, तो अब मुसलमान का जरूरत नहीं है हमको। अब कुछ हिंदू वोट भी हमको चाहिए। अब नया नाटक शुरू हुआ, दुर्गा पूजा में पैसा देना, अब पंडित भाता। ये जो खेल खेल रही है कभी हिंदू कभी मुसलमान, इसी को कहते हैं सांप्रदायिकता। यही जो है फिरका परस्त सियासत है।
जो ममता बनर्जी बखूबी कर रही है हमारे समाज को बांटने के लिए। मैं खुद एक मुसलमान हूं। मैं जब ये बात असेंबली में बोला था तो मेरे अखबार में छपने पर मेरे खिलाफ बहुत लोगों ने बयान दिया था कि मुसलमानों के इमाम साहब के भाते के खिलाफ बोलता है, लेकिन मैं इमाम को भाता मिले उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ इस बात के हूँ कि हमारे इमाम को इतना मोहताज क्यों बनाया जा रहा है कि हमारा इमाम को किसी के भाते के सहारे जीना होगा। क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की खिदमत की थी, क्या उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए किसी हुकूमत से मुआवजा मांगा था? जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने की हिदायत आप लोग हमें देते हैं, जब उनके रास्ते पर चलकर इस्लाम फैलाने की बात की जाती है, जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हुकूमत के सामने अपनी झोली नहीं फैलाई, उनसे किसी तरह का खैरात नहीं मांगा, तो हमारे इमाम साहब जो हमारी इमामत करते हैं उनको सरकार क्यों ये भीख देगी? ये मेरा सवाल है। क्या ये गलत है? ये गलत है। आज आप लोगों को इसके खिलाफ सोचना होगा कि सरकार किस तरह से हमारे बीच में फूट डाल रही है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये सवाल रखता हूं कि मैं एक सेकुलर मुल्क में पैदा हुआ हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके साथ हम लोग बड़े हुए हैं और एक साथ हम लोग एक समाज में कैसे रहेंगे उस समाज को बचाने की लड़ाई है। ये फिरका परस्त बीजेपी और ये फिरका परस्त ममता बनर्जी दोनों एक हैं जो हम लोगों को बांटकर अपना कुर्सी बचाने का काम कर रही है। अगर मुसलमानों की तरक्की की बात ममता बनर्जी करती है तो ममता बनर्जी ने कहा था कि 10,000 मदरसों को सरकारी दर्जा दिया जाएगा, अनएडेड मदरसा। कहा गया वो 10,000 मदरसा? एक भी मदरसे को दर्जा नहीं दिया जा सका। क्यों नहीं दिया गया? इसका सवाल नहीं उठेगा। हमारे यहाँ पर जो उर्दू मीडियम के स्कूलों को रजिस्ट्रेशन देने की बात थी, क्यों नहीं दी गई? हमारे यहाँ उर्दू टीचरों को क्यों नहीं अपॉइंट किया गया? ये सवाल नहीं है। ये सारे सवाल अपनी जगह पर ही, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ बेवकूफ बनाकर हमेशा से सियासत में रखा गया है और हर बार हम इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा। ये सोच का फायदा उठाया जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि इस बात को समझने की जरूरत है कि दीदी और मोदी में कोई फर्क नहीं। आज जो हालत है पूरे हिंदुस्तान में, बीजेपी जिस तरीके से बंगाल में घुस रही है और बंगाल के साथ साथ पूरे मुल्क को जिस तरह से वो बेच रहा है। आज आपका LIC बिक गया, आप LIC करते हैं, LIC का मैच्योरिटी होने के बाद कल आपको पैसा मिलेगा, अब इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जो LIC भर रहे हैं ये LIC कंपनी अब बिक चुकी है। ये LIC किसी भी दिन हो सकता है कि अपना दरवाजा बंद कर दे और बोले कि अब हम आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि ये सीधे एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। आपका स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक सब बिक रहा है। BSNL बेच दिया गया। रेलवे जिसमें आज आप कलकत्ता जाना हो तो 200 रुपए के टिकट में आप कलकत्ता पहुंच सकते थे, अब जो नया ट्रेन लाया जा रहा है वो तमाम कोच को AC बना दिया जा रहा है। हर कोच AC होगा और एक आदमी को जहां 200 रुपए में कलकत्ता पहुंच सकते थे, अब कम से कम 1200 रुपया में एक आदमी को कलकत्ता जाना पड़ेगा।